घर का मालिकाना हक आपका ही है। आपका अपना घर आपका है, यह कैसे तय होता है? आज तक लोग मानते थे कि अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम पे है तो घर का मालिकाना हक आपका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आपके घर के मालिक होने की गारंटी नहीं है। और जब से यह जजमेंट आया है, मेरे मेल बॉक्स पे बहुत सारे सवाल आ गए हैं। एक चिंता है आम प्रॉपर्टी होल्डर्स के बीच की उनके प्रॉपर्टी पे किसी और का दावा तो नहीं आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे मैंने कई लीगल एक्सपर्ट से बात किया और उनसे बात करके मैंने जो समझा वो ये कि लीगल एक्सपर्ट्स भी इस जजमेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्लैरिटी उनके बीच में भी नहीं है। ज्यादातर लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्री काफी नहीं है, तो फिर उसका टाइटल देखना पड़ेगा। मालिकाना हक के लिए कब्जा किसके पास है, पोजीशन किसके पास है, वो सब देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप के सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। और मैं उस केस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस केस के डिटेल में जाऊंगा तो एक एवरेज इंडियन के लिए, एक एवरेज होम ओनर के लिए उसके डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक केस में जिस सवाल का जवाब दिया है, कहीं उससे ज्यादा सवाल खड़े तो नहीं कर दिए हैं। मसलन कि अगर आप टीयर 1 सिटीज में रहते हैं, आपने बिल्डर से अपार्टमेंट लिया है, तो वहां तो चलिए आपके पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, सेल डीड है और बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के उन ओनर्स का क्या जो लैंडेड प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में ले रखी है। और इंडिया में प्रॉपर्टी टाइटल का हिस्ट्री निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी हिस्ट्री आपके रिकॉर्ड्स में मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मसलन अगर मेरे ग्रैंडफादर की कोई प्रॉपर्टी है जिस पर किसी ने दावा ठोक दिया, और अगर वो दबंग है, वो मुझसे घर खाली कराकर कब्जा भी ले लेता है, तब क्या होगा? ये सारे सवाल एक एवरेज इंडियंस के मन में आज आ गए हैं। अभी इस पर कोई क्लैरिटी किसी के पास नहीं है, लेकिन यहां पे मेरे कुछ सवाल हैं। आमतौर पे एक घर खरीदार, चाहे वो अपार्टमेंट खरीदे या लैंड खरीदे, जब चीटिंग का शिकार होता है तो उसको कहा जाता है कि आपने अपना ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया था। मतलब विक्टिम को ही ब्लेम दे दिया जाता है। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा है, मसलन एक अपार्टमेंट खरीदा है, उस अपार्टमेंट को बनाने के लिए गवर्नमेंट की डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल है, रेरा का अप्रूवल है, बैंक ने फाइनेंस किया है, बैंक का अप्रूवल है, तो वो सारे ड्यू डिलिजेंस प्लेटफॉर्म्स नहीं है क्या? और अगर वो पावरफुल एजेंसीज ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकती हैं, तो एक आम इंसान ड्यू डिलिजेंस कैसे कर लेगा? आम तौर पे प्रॉपर्टी में यह कहा जाता है कि बैंक लोन थोड़ा सा ले लो, बैंक ड्यू डिलिजेंस कर लेगा। अब देखिए, दो चीजें हैं, बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन और बैंक के ऑफिशियल्स एज एन इंडिविजुअल, दो अलग एंटिटी हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बैंक के ऑफिशियल्स की बिल्डर के साथ एक मिलीभगत होती है और वो ऐसे प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करते चले जाते हैं जो स्टकअप होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी बात की है। तो ड्यू डिलिजेंस का जिम्मा गवर्नमेंट एजेंसीज का क्यों नहीं हो? और यही लॉजिक प्रॉपर्टी ओनरशिप में क्यों नहीं हो? अगर एक गवर्नमेंट एजेंसी में जाकर मैंने एक घर खरीदा है, लैंड खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री हुई है, तो क्या रजिस्ट्री ऑफिस सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस है?
क्या रजिस्ट्री ऑफिस का काम ड्यू डिलिजेंस देखना, उसका टाइटल देखना और उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं हो, अगर ब्लेम एक इंडिविजुअल पे आए कि आपने टाइटल क्यों नहीं चेक किया था, आपने क्यों नहीं चेक किया था कि इसके पे कोई लोन है या नहीं हो, तो ऐसे हालत में मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग सामने वाले को परेशान करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी पे दावा ठोकने लगेंगे, क्योंकि इंडिया में वैसे भी जितने कंज्यूमर केसेस चल रहे हैं, जितने ओवरऑल केसेस चल रहे हैं, 2/3 से ज्यादा केसेस प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। मेरा डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो इस जजमेंट के बाद अब और ज्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आ जाएं। मैं इस केस की, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्री आपका ओनरशिप डिसाइड नहीं करेगा, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, उससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। और मैंने ये भी नोट किया कि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी उसको लेकर कंफ्यूज हैं, अपने अपने तरीके से वो उसे डिफाइन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। सवाल यहां एक आम इंसान का है, वो घर खरीदते समय क्या ड्यू डिलिजेंस करे? वो तो यही मानकर चलता है कि बैंक से मैंने फाइनेंस कराया है तो बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया होगा। वो तो यही मानकर चलता है कि अगर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्री ऑफिस ने अपना क्रॉस चेक किया होगा, वेरिफिकेशन किया होगा। कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स और ना बढ़ा दे। इसका कोई वाइबल सॉल्यूशन इस समय नहीं है और शायद इसीलिए बहुत सारे होम बायर्स का, प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स के क्वेरीज हमारे मेल बॉक्स पे आ रहे हैं। कोई कंक्लूसिव जवाब इस समय मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरा एप्रीहेंशन है कि इस जजमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं कई और लीगल एक्सपर्ट्स से बात करने वाला हूं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने कहा था अपने मेल में कि मैं इस पर जल्दी से एक वीडियो बनाऊं, जल्दी से इसको बताऊं कि ये क्या मामला है, तो ये मामला इतना कंफ्यूजिंग है कि इवन लॉयर्स भी कंफ्यूज्ड हैं, उनके अपने अलग अलग ओपिनियन हैं। इस पर फिलहाल मैं नजर रखूंगा और आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।